हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसमें हमने स्टार्टिंग का इंट्रो वाला पार्ट पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, और उसके बाद हमने आगे में देखा था कि बहुत सारे चार्जेस के कारण हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होगा हमारा पार्ट 6। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी चीजें देख ली थी और लास्टली हमने ये देखा था कि कैसे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके पूरे 360 डिग्री। जहां पे हमने एक एंगल पे कैलकुलेट किया था, इक्वेटोरियल लाइन में तो उसका 0 होता है, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ऐसा सरफेस जहां पे क्या रहेगा, पूरा पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या होते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 में एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसे फॉलो करती है, किस पॉइंट से किस पॉइंट जाती है, वो ये सब चीजों के बारे में हमने देखा था। तो इस वीडियो में सेकंड चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनी सरफेस, कोई भी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वहां का क्या है, सेम है, एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि एक सरफेस है और वहां पे मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके उस सरफेस तक लेके आ रहा हूं इंफिनिटी से, और कहीं से भी लेके आ रहा हूं उस सरफेस में, उसकी पूरी लेंथ में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पूरी लेंथ में क्या रहेगा, सेम रहेगा, या उस पूरे सरफेस में सेम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। मतलब जो V है, V की वैल्यू जो हम निकालते हैं वोल्टेज की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फॉर ए सिंगल चार्ज, यदि मैं एक सिंगल चार्ज के बारे में बात करूं, Q, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज गिवन बाय, एक सिंगल चार्ज के लिए हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये क्या रहता है, हमारा इक्विपोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला रहता है। और एक इसके लिए है, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने इसको क्या किया है, डिराइव भी किया अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट, ये क्या इंडिकेट करता है कि V जब कांस्टेंट रहेगा तो R भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या हम अपोजिट बोल सकते हैं कि जब R कांस्टेंट रहेगा तो V कांस्टेंट रहेगा। यहां से हमें देख के पता चलता है कि जो V है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा, मतलब एक पॉइंट चार्ज से मैं जितना जितना दूर जाते जाऊंगा, उससे क्या होते जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कम होते जाएगा। मगर जैसे जैसे मैं उसके पास आते जाऊंगा, मतलब मैं R कम करते जाऊंगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा सोर्स चार्ज रहता है वो भी पॉजिटिव रहता है, और जिसको मैं मूव करते रहता हूं वो भी क्या रहता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें इंडिकेट करता है कि जब R कांस्टेंट रहेगा तो V भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज में जितना भी R होगा, एक पूरा उसका एक स्फेरिकल सरफेस रहेगा, जिसमें क्या होगा, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। एक पॉइंट चार्ज की यदि मैं बात करूं, मतलब क्या, स्फेरिकल सिमेट्री रहेगा, वो एक स्फीयर वाला हिस्सा जहां पे पूरा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज हम जानते भी हैं और एक्सप्रेशन से हमें समझ में भी आ सकता है। Thus, the equipotential surface for a single point charge are स्फेरिकल सरफेस। मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा, सेंटर्ड एट दी चार्ज, और उसका सेंटर कहां पे रहेगा, चार्ज पे रहेगा। जो चार्ज है उसके 360 डिग्री क्या होगा, एक रेडियस की वैल्यू में पूरा क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। मतलब हर एक पॉइंट, मतलब हर एक r डिस्टेंस में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे आगे अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी रीजन, हम उसे कोई भी रीजन में बना सकते हैं, इन विच देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं जहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो हम उसको क्या बना लेंगे, अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ ऑल द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल, यदि सारे पॉइंट्स का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूं, सेम रहा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर जॉइंट, यदि मैं उन सारे पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, जिनका
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑब्टेन्ड। मतलब हमें ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर रेडियस में क्या होता है, पोटेंशियल सेम है, तो उसको सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कारण देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा रहता है। तो द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए लाइन चार्ज का क्या होगा, सिलेंडर होगा। यदि एक लाइन चार्ज है तो उसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा। ये हमने प्रीवियसली जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहां पे जब हम गॉसियन सरफेस ले रहे थे तो हम ये चीज देखी है कि एक जब लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम पूरा ले रहे थे तो क्या बन रहा था, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा था, ठीक है। और द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, स्फीरिकल होगा। पॉइंट चार्ज का क्या होगा, उसके एक प्रकार का इमेजिनरी स्फीयर रहेगा जहां पे क्या होगा, उसका पूरा इक्विपोटेंशियल सेम रहेगा, पूरा पोटेंशियल उस स्फीयर के अराउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यदि उसके सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूं तो एक लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर और पॉइंट चार्ज के लिए स्फीरिकल, ठीक है। तो ये अभी हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस ऐसा सरफेस जहां पे क्या हो, सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसी कैसी वो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। जैसे हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन बिलो, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं, 6 या 7 प्रॉपर्टीज होती है इसकी। फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बनता है, नॉर्मल बनता है, या हम उसको बोले परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। यदि मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊं तो यदि यहां पे मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा बनेगा इसमें, नॉर्मल, मतलब इससे क्या बनेगा, वो 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। तो यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जा रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जा रहा है, मान के चलिए मैं ऐसे इंटरसेक्ट करा दे रहा हूं उसमें, तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, यहां पे। तो यदि मैं दोनों पॉइंट्स पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे यदि हम एक पॉइंट चार्ज लें, यहां पे यदि मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं और इसका क्या होगा, एक स्फीरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ये एक पोटेंशियल होगा और जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा क्या हो जाए, पोटेंशियल कम होते जाता है, जैसे जैसे मैं अंदर आऊंगा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। और ये चीज मैं कैसे टेस्ट कर रहा हूं, एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को लेके कर रहा हूं, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके टेस्ट कर रहा हूं और अंदर वाला सोर्स चार्ज भी क्या है, मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस देखता हूं तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगा, स्फीयर होगा, दोनों की वैल्यू अलग होगी। तो ऐसे केस में क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रही वहां पे भी क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी के भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल होता है। अभी हम आगे वाले पॉइंट्स में ये भी देख लेंगे। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हैं और ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा होगा, एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइडली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ना, अब सब सरफेस क्या है, एक दूसरे से डिस्टेंस में है और कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे से। तो यहां पे ये बोल रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रांग रहेगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब यदि हम इसको डायग्राम से देखें तो ये जो यहां पे पॉइंट बोल रहा है उसको हम कैसे देखेंगे डायग्राम में, यदि देखना चाहें तो यदि मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं और इसके आसपास क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, दूर में क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो मैं इसके पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं, ये एक हो गया। जो दूसरा भी रहेगा ना वो क्या रहेगा, इससे करीब में रहेगा,
क्योंकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अब जैसे से मैं इस चार्ज से दूर जाते जाऊंगा तो क्या होती जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। मतलब जो दूर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ये दूर हो गया, अगला वाला जो रहेगा इसके बाद वाला वो क्या रहेगा, वो और दूर रहेगा इससे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका रिलेशन से हम देख के समझ सकते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास रहेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर रहेगा। ठीक है, अब यदि कोई अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो वो ऐसा सोच सकता है कि नॉर्मल फॉर्मूला तो हमारा वो होता है। तो सेकंड पॉइंट के बारे में हम देखते हैं, जहां पे बोल रहा है वो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। तो इसके बारे में हम कैसे देख सकते हैं, यदि हम एक रिलेशन देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रहता है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। तो इस रिलेशन से हमें ये तो समझ में आता है कि कहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। मतलब यदि R बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम होगा, या और वाइस वर्सा बोले, मतलब जितना हम पास आएंगे वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना हम दूर जाएंगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो अभी तक हम ये रिलेशन देखें, मगर हमें ऐसा कोई रिलेशन अभी तक नहीं देखे जिससे हमें ये पता चले कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग का वो कैसे शो करेगा। तो ये किससे शो होता है, हमारा रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये क्या होता है, रिलेशन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसी रिलेशन को हम क्या करेंगे, आगे इसी वीडियो में हम प्रूव करेंगे ये वाले रिलेशन को। तो यहां पे माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को हम और देखते हैं। जनरली हमने प्रीवियसली क्या देखा है कि जब भी हम डेल वी लिखते थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे, बीच में यदि मैं अपना एक सोर्स चार्ज लूं और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, एक और ये वाला दूसरा सरफेस। अंदर वाले सरफेस में क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा, बाहर वाले सरफेस में क्या होगा, पोटेंशियल कम। ऑब्वियसली बात है, ये V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R से हम ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि अंदर में पोटेंशियल ज्यादा, बाहर में पोटेंशियल कम। तो अंदर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब हम ओरिजिनली डेल V निकालते थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, अंदर वाला A और बाहर वाला B, यदि मैं दो पॉइंट्स मान लूं तो वहां पे हम लिखते थे VA माइनस VB, VA माइनस VB हम लिखते थे। बट हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस साइन को यहां कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम E और DR के बीच में रिलेशन ले पाएंगे। क्योंकि यदि माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा तो वो उल्टा कर देता है, नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर भी बढ़ेगा। तो माइनस साइन को हमें ऊपर कंपनसेट करना है। ठीक है, माइनस डेल V लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस VA माइनस VB। तो यहां से हम माइनस साइन अंदर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस VA प्लस VB। इसको उल्टा लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। ये क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन माइनस डेल V का यदि मैं बोलूं। तो ये रिलेशन से भी हमें एक और चीज क्या समझ में आती है, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालते हैं ना तो हम लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ये रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे डेरिवेशन देखेंगे कि हम हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस से लोअर की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ जाते हैं, आउटवर्ड तरफ, लोअर पोटेंशियल तक जाते हैं। तब ये रिलेशन हम प्रूव करते हैं और वो माइनस साइन वही बताता है। डीवी बाई डी आर, यदि हम सिर्फ डीवी बाई डी आर देखें तो वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसको हम प्रूव करेंगे अभी आगे इस वीडियो में। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन इसके साथ कंपनसेट हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू VB माइनस VA बाई DR। वहां पे हम DS ले लेंगे, ये डिस्टेंस को, यहां के जो बीच का डिस्टेंस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, DR। जब हम डिराइव करेंगे तो DS ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मीनिंग है। तो यहां पे माइनस साइन कंपनसेट हो गया उसके साथ। अब यदि मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट रखूं, मतलब ये वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू VB माइनस VA मेरी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, और इसको मैं अभी छोड़ दूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट मान लूं तो मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, DR के। DR यहां पे क्या बता रहा है, स्पेसिंग बता रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग। तो यहां से हम देख सकते हैं यदि DR बढ़ेगा, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, DR बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है मतलब ठीक है, एक्सपांड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। DR बढ़ रहा है मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। यदि DR कम होता है, यदि मैं दूसरे सेंस में बात करूं, यदि मैं DR मेरा कम होता है, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास आ रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही वो शो करता है कि इस
इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और जहां पे वीक होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं मीन्स स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल surface decreases when E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम अपना क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट को समझ सकते हैं। आगे जाके हम इस रिलेशन को इसी वीडियो में प्रूव करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें समझ में आया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब यदि हमें किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में, टेस्ट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहे, और किसी भी चार्ज को यदि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं ना, तो हमें कोई भी क्या करना पड़ेगा, वर्क नहीं लगेगा। वहां पे बिल्कुल भी हमें कोई भी वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम एक और चीज से कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने जब प्रीवियसली देखा था, हमने एक चार्ज होलो स्फीयर के अंदर जब हम पोटेंशियल देख रहे थे तो हमें क्या चीज मिली थी, यदि मैं एक होलो स्फीयर लेता हूं जो क्या है, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, पूरी यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है ये पूरा स्फीयर, पॉजिटिवली पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यदि मैं इसके अंदर पोटेंशियल देखूं तो पोटेंशियल क्या होता है, पूरा कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। जब यूनिफॉर्मली चार्ज रहता है पोटेंशियल की वैल्यू 1 रहेगी और पूरी कांस्टेंट रहेगी। यदि मेरे को इसके अंदर कोई चार्ज को मूव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट मेरे को वर्क करना नहीं पड़ रहा है, तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब मैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव करता हूं ना, तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, पूरा कांस्टेंट बना हुआ है। तो कोई वर्क नहीं लगता जब हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हमने देखा कि क्या प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें क्या बोलता है, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो क्या बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब यदि मैं ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लूं तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, नॉर्मल होगा इसके। ऐसा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नॉर्मल होता है। और यही वाला पॉइंट क्या करता है हमारा, मतलब इस पॉइंट का जो आधा पोर्शन है वो हमारे पहले वाले पॉइंट को भी जस्टिफाई करता है। वहां पे पहले वाले फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या बोला था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को क्या मिल जाएगा, दो डायरेक्शन मिल जाएगा। और ये चीज भी सही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल जाएगा मेरे को और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको भी क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। फिर सेकेंड वाला हिस्सा एंड डायरेक्टेड, सेकेंड वाले हिस्से में वो बताएगा एंड डायरेक्टेड फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस at higher potential to other equipotential surface at lower potential। और कैसे डायरेक्ट होता है ये, हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस से लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ऐसा हम देख भी सकते हैं, सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप से डायरेक्ट हो रहा है। कैसे, यदि हम डायग्राम में देखें और जब हम इसको प्रूव भी करते हैं ना, रिलेशन भी निकालते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और दूसरा, तो हम क्या करते हैं ना, अपोजिट चलते हैं। मतलब यहां पे यदि मैं ए पॉइंट ले लूं तो ऐसे मूव करते हैं। अंदर वाला जो सरफेस होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हम हायर टू लोअर मूव करते हैं हमेशा। तभी क्या आती है, नेगेटिव टर्म आती है ई वाले में, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। और यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज भी बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की तरफ। तो हायर से हम क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक हम मूव करते हैं। लोअर पोटेंशियल तक हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा एक पॉइंट।
तो ये चीज हमें समझ में आई कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो यही क्या बोल रहा है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि एक पहला चीज वो बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा नॉर्मल रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल ऐसा रहेगा। और हायर से हमेशा क्या होता है, डायरेक्टेड कैसा होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेट अलोंग एक्स एक्सिस, यदि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, नॉर्मल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, मतलब कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, आई प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। कैसे देख सकते हैं हम, यदि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रही और ये वाला मेरा डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला मेरा एक्स डायरेक्शन है, तो जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। मतलब ये हो गया मेरा वाई जेड प्लेन, ऊपर वाला हिस्सा हो गया मेरा वाई और ये वाला हिस्सा क्या हो गया मेरा जेड हो गया। और किसके लिए बोल रहा है वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी हम आगे जाएंगे तो डिफरेंट केसेस में इसका डायग्राम तो देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये इस तरह, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, मेरे एक्स डायरेक्शन में। ये वाला मेरा डायरेक्शन कौन सा, एक्स हो गया, और ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा मेरा, वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब ये मैंने हल्का सा टेढ़ा बनाया ताकि वो 3D दिखे, वाई, और ये वाला जो मेरा डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा मेरा, जेड डायरेक्शन होगा। ये वाला मेरा डायरेक्शन जेड, मतलब बोला जाए तो विड्थ, मतलब ये मेरा हाथ है, हाथ एक वाई में है और दूसरी इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो किसमें है, जेड में, और ये मेरा एक्स हो गया। तो यदि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसमें बनेगा, वाई जेड में बनेगा। आगे जाके हम इसका वो चीज देखेंगे। तो ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, 5 तो मेन प्रॉपर्टी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉलो करता है, और आप ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन डिफरेंट केसेस, फर्स्ट केस देखिए हमारा। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कैसा प्रोड्यूस करेगा, और ए स्फीरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज और स्फीरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनाएगा, उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगी, फैमिली होगी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की। डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में क्या है, बीच में जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है, हमें एक पॉइंट चार्ज शो कर रहा है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, प्लस साइन बना हुआ है। अब रेड वाला पोर्शन देखूं मैं तो रेड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेड वाला पोर्शन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस से क्या होती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं मैं, और नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, अंदर इनवर्ड आती है वो। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेड से, और जितने व्हाइट वाले जो सरफेस बने हैं यहाँ पे जो सर्कल बने हैं ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो कर रहे हैं। अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, बाहर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो पूरा सरफेस में जो पोटेंशियल रहेगा वो अंदर के मुकाबले क्या रहेगा, कम रहेगा। अब यदि हम इस डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम में एक चीज वो क्या चीज मिस कर रहा है कि यहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे सरफेसेस क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, और जहां पे वीक होगी वहां पे सरफेसेस क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। बट यहां पे इस डायग्राम में वो दिखाना मकसद नहीं है, यहां पे ये दिखाना मकसद है कि एक पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, फैमिली होगी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की, और एक हम स्फीयर को किसमें देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं तो हमें सर्कल्स दिख रहे हैं, जनरली देखें तो वो पूरा एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट चार्ज के लिए। यदि मैं बोलूं स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो कैसा होगा, एक स्फीयर ले लेता हूं मैं, और ये स्फीयर क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पूरी यूनिफॉर्म होगी, पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका भी यदि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो वो सेम एक पॉइंट चार्ज जैसा बनेगा, मतलब इसके बाजू में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो ये ग्रीन लाइंस क्या होंगी, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन क्या होगी, सेम होगी। तो यदि एक होलो चार्ज स्फीयर भी होगा मेरा तो उसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा ही बनेगा, पूरे फैमिली होगी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की। ओके, तो फर्स्ट केस हमें समझ में आया। सेकेंड केस देखते हैं क्या बोलता है। सेकेंड केस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसका डायग्राम हमें शो किया गया है। Case 2, the equipotential surface of an uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। रेड वाला पोर्शन क्या है, रेड वाली जितनी भी लाइंस है वो क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा उसका हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे डायग्राम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, एक्स डायरेक्शन में है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हैं किसमें है, वाई और जेड डायरेक्शन में, मतलब ये हमारी तरफ निकल रहा है, इसकी विड्थ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। अब यहां से हम एक और चीज ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, मतलब इस दिशा में जा रही है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल होगा ना वो इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब ये फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, एक यदि मैं यहां पे एक कंडक्टर ले लूं चार्ज जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी हमारी। ये चीज क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है। इसका मतलब यहां पे उसकी सोर्स होगी। सेम सिमिलरली मैं इधर पे भी बना सकता हूं, यदि यहां पे मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लूं, जो पूरी बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसके अंदर की तरफ आएगी। तो ये यहां पे क्या होगा, ऐसे एक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर में शो करेगा। तो यहां से एक और हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जितना इसके मैं पास रहूंगा, मतलब यदि मैं यहां पे एक ऐसा पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और आगे मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कम होगा। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जनरली जब कोई पहली बार इस डायग्राम को देखेगा तो वो ऐसा समझ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो 3 है और तीनों सरफेस का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज यहां पे नहीं होगी। जो अंदर वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पूरे सरफेस में पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस सरफेस में भले पोटेंशियल पूरे सरफेस में सेम होगा मगर इससे कम होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे इस पूरे सरफेस में इक्विपोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले सेम तो होगा, मगर ये दोनों से क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना सोर्स के पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा उस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा, इसका कम और इसका सबसे कम। तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे जाके हम एक क्वेश्चन भी बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन क्या आएगी, हमारे काम आएगी। ओके, केस 2 देखा हमने, केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या बोल रहा है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा वो चीज हमें शो करी गई है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और जितनी भी व्हाइट वाली लाइंस है वो क्या शो कर रही है, इन दोनों चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस डायग्राम में हमें ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी गई है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, पास पास है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां सरफेसेस क्या है, दूर दूर है। तो यहां पे इस डायग्राम में हमें ये चीज एक अच्छी देखने को मिल रही है। सेकंड चीज, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों सरफेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस से कोई एक ऐसा डिस्टेंस तो आएगा जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम होगा एक डिस्टेंस पे। तो यहां पे हम ऐसा बोलेंगे कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। सेम ऊपर वाली जगह में भी यहां पे क्या हो रहे हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, इसलिए वो यहां पे मैच कर रहे हैं। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बोलेंगे, ओवरलैप कर रहे हैं। यहां दो पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ही बन रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पास पास है, जहां पे वीक है वहां पे वो दूर दूर है। तो ये हुआ हमारा केस 3। केस 4 में डायग्राम देखते हैं। यहां पे किसके लिए शो किया गया है, दो चार्जेस के लिए, एक क्या है पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है। केस 4, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक डायपोल हम जानते हैं क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रहते हैं। दोनों के बीच का हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2a लेते हैं, और कभी कभी 2l भी लेते हैं, मतलब सेंटर से वो दोनों सेम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और जितना भी रेड वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रहा है। और हम ये चीज पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में कि वो कैसे डायरेक्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, खत्म होती है, ताकि वो दोनों के बीच का क्या शो कर सके, अट्रैक्शन शो कर सके। तो पूरा रेड वाला पोर्शन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमें शो किया है, पॉजिटिव से होके नेगेटिव में खत्म। और जितने भी व्हाइट वाले सरफेसेस हैं, ये व्हाइट वाले सरफेस हमें क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस को शो कर रहे हैं। और अच्छे से भी शो किया गया है कि जहां चार्ज के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहां सरफेस थोड़ा पास है, और जो लास्ट वाला सरफेस है वो थोड़ा दूर है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सेम वैसा नेगेटिव चार्ज के लिए भी व्हाइट वाले पोर्शन हमारे क्या शो कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस शो कर रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट जो दो बात है याद रखने के लिए, वो क्या होगी ओवरऑल। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी, नॉर्मल होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। एंड एज ए रिजल्ट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो यदि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में मेरे को किसी चार्ज को मूव करना है तो मेरे को वर्क डन क्या लगेगा, बिल्कुल 0 लगेगा। और क्या होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये दो चीज यहां पे याद रखना जरूरी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी, और वर्क डन किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में यदि मैं किसी टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना एक एग्जांपल देखते हैं। दो चार्जेस दिए गए हैं हमें, टू चार्जेस 2 म्यू सी एंड -2 म्यू सी आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट्स ए एंड बी, जो कितना है 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। दो चार्जेस है, -2 म्यू सी मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और एक नेगेटिव चार्ज जो पॉइंट्स ए और बी में रखे 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। डिपिसिट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ सिस्टम का। डिपिसिट का मतलब होता है कि ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करो, आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये क्या होता है, मीनिंग होता है डिपिसिट का, रिप्रेजेंट बाय ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करने बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस सिस्टम का। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बनाते हैं एक पॉइंट चार्ज यहां पे और दूसरा ये, नेमिंग कर देता हूं मैं ए और बी। ये वाला मेरा कौन सा चार्ज है, 2 म्यू सी पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं ले लेता हूं -2 म्यू सी। दोनों के बीच का डिस्टेंस बनाते हैं जो हमें दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। एक सेंटर इसका सी, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, इनका आधा डिस्टेंस भी ले लेता हूं। ये वाला मतलब मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, 2.5 सेंटीमीटर, और यहां से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव चार्ज से ये भी 2.5 सेंटीमीटर। ओके, मेरा डायग्राम बन गया पहला वाला। इसी में हम शो करेंगे, डिपिसिट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। Q1 हमें कितना गिवन है, 2 म्यू सी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा Q2 कितना गिवन है, -2 म्यू सी, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस लिख लेते हैं। R1 कितना गिवन है, मतलब R1 हमने कितना देखा, 2.5 सेंटीमीटर है वहां पे, तो मैं यहां पे मीटर में लिख देता हूं, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दूसरा R2 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब मैं यहां से देख सकता हूं, और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, हमने ये चीज देखी है कि सेंटर में ना पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। और मैं बोलूं यहां से मैं इक्वेटोरियल लाइन ले लूं ना, तो उस इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, मेरा पूरा पोटेंशियल 0 होगा। ये हम ऐसा पढ़ चुके हैं जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं, VC पे निकालते हैं कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में इसको मैं कॉमन निकाल दिया हूं, Q1 बाई R1। Q1 से R1 तक का डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस माइनस, बीच में मैं क्या ले लेता हूं, नेगेटिव साइन ले लेता हूं, R1। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि दूसरा चार्ज मेरा क्या है, नेगेटिव है। माइनस साइन में ले लिया, -Q2 बाई R2। ठीक है, अब यदि मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में Q1 कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस
यहाँ पे भी 2 इंटू 10⁻⁻6 में पहले ही माइनस कंसीडर कर लिया हूं उसका, तो इसलिए मेरे को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका भी डिस्टेंस क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻2। क्या होंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे यहां से, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, Vc की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, मतलब जो पॉइंट C रहेगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरे को एक चीज मिल गई। अब मैं यहां से जान सकता हूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा। इसके सेंटर से एक मैं लाइन ले लूं, डी बोल देता हूं, सी डी लाइन में, इस पूरे लाइन में सारे पॉइंट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, जहां पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, भले वो 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सी डी लाइन होगी ना, ये सी डी लाइन क्या शो करेगी मेरे को, इसी लाइन पे क्या बनेगा, मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ये क्या कर दिया हमने, डायग्राम बना के दिखा दिया। अब लास्ट में हमें आंसर कैसा लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में यहां पे लिखना पड़ेगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते होंगे। इसको मैं रब करता हूं और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे यहां पे। तो हमने प्रूफ तो कर दिया कि कहां पे है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे, पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल इज 0 on all points on line, all points on line CD, कौन सी लाइन में, C और D लाइन में, which is passing through, कहां से पास हो रही है, थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसलिए हमने क्या दिया यहां पे, नेमिंग दिया AB। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सो प्लेन CD, ये जो CD पे मैं एक प्लेन देखूंगा वो क्या होगा मेरा, प्लेन CD इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेन CD मेरा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और यहां पे हम वो रिलेशन डिराइव करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाले टॉपिक को। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे Q0, जिसको हम मूव कराएंगे डिस्टेंस ds से। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूं। ये हो गया एक सरफेस, और मैं क्या कर रहा हूं, आधा बना रहा हूं, मतलब वो एक प्रकार का स्फेरिकल सिमेट्री तो होगा, मतलब यहां बीच में क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये हो गया ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा, एक प्रकार का कुछ क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात कर रहे हैं, सोर्स चार्ज। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, टेढ़ा ले रहे हैं। हम इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चढ़ के भी प्रूव कर सकते हैं, मगर वो डेरिवेशन में क्या होगा, वो एकदम सिंपल होगा और उससे हमें एकदम अच्छे से नॉलेज नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग मूव कराएंगे। अब हम क्या करते हैं, कंसिडर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जो क्या होगा, यहां पे होगा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, जो क्या है, बहुत छोटा है, मूव्स ए डिस्टेंस ds फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर, जो क्या करेगा, डिस्टेंस मूव करेगा ds, और ये डिस्टेंस कैसा मूव करेगा, ऐसा सीधा मूव करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बनाएगा। ये क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस से यहां तक वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये मेरा डिस्टेंस क्या है, ds, ये ds क्या कर रहा है, डिस्टेंस मूव कर रहा है। समझ रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, क्योंकि ये क्या ले रहे हैं हम, एक प्रकार का पॉजिटिव टेस्ट, मतलब सोर्स चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
हम ऐसा कंसीडर किए, ये सोर्स चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहा हूं, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, Q0 को। ये क्या है मेरा Q0, ठीक है, उसी कलर से लिखते हैं इसको। ये वाला क्या है मेरा टेस्ट चार्ज, Q0 को मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। अब बुक में डेरिवेशन देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला देता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इससे क्या है, हमें और आइडिया नहीं मिल पाएगा और सारी चीजों के बारे में हम नहीं देख पाएंगे। और ये एंगल क्या होगा, थीटा। विजिबल है, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। तो द डिस्प्लेसमेंट ds, जो ये ds है और ये क्या है, बोल्ड है, यहां पे s क्या है, बोल्ड है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और एक प्रकार का क्या है, वेक्टर है। तो ds क्या होगा, वेक्टर होगा, ये s के ऊपर वेक्टर साइन होगा, इसलिए s क्या है, बोल्ड फॉर्म में। मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी, तभी वो क्या लिखा है, बोल्ड में, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया है, सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम हमें समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन देखेंगे। जब हमें यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं तो वर्क डन देखेंगे। पहला हम वर्क डन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसा वर्क डन लगाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम अपना, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, WD, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, work done by electric field on test charge during its movement। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वर्क डन कर रही है टेस्ट चार्ज में, उसके मूवमेंट में, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, माइनस Q0, ठीक है, ये Q0 किसका, टेस्ट चार्ज का, और dV। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो यदि हम इंफिनिटी से लेके यहां तक आएंगे तो हम जो वर्क डन कर रहे थे एक्सटर्नल वर्क डन, उसको हम पॉजिटिव लिए हैं, मगर उसी का अपोजिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करने के लिए लगाते रहती थी, वर्क डन करते रहती थी, उसको हम क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, ठीक है। यदि हम वो करना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो हम यहां पे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन, ठीक है, और ये वर्क डन क्या होता था, W इंफिनिटी था, ये चीज हमने प्रीवियसली पढ़ी थी। और ये क्या था, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब जो हम कर रहे थे इंफिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, डिवाइड बाई क्या था, Q0 था, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है। इसी का अपोजिट क्या होता था, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन था, हमारी फोर्स ऐसे लग रही थी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करती, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को क्या करती, इसको क्या करती, रिपेल करती, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगती, तो इसका वर्क डन को हमने क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, मतलब नेगेटिव W इंफिनिटी, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक बाई Q0, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियसली पढ़ चुका था कि जो हम अपना वर्क डन एक्सटर्नल ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती थी उसको हम क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। इसलिए जो हम वर्क डन लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, माइनस Q0 dV, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया वर्क डन लिखने का। समझ में आया आपको कि नेगेटिव चार्ज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वर्क डन कौन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, और उसको हम नेगेटिव लेते थे, क्योंकि हम जो वर्क डन करके उसको अंदर लेके आएंगे एक्सटर्नल वर्क डन, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, अब वर्क डन लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीके से हम वर्क डन लिख सकते हैं, देखते हैं। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, WD, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड can also be written as एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये वाला वर्क डन, एक और तरीके से हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल जो हमारा डेफिनेशन रहता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और ds के ऊपर वेक्टर साइन, दोनों क्या रहेंगे हमारे, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगे। अब दोनों क्या है हमारा,
ये एक प्रकार से क्या है, दोनों वेक्टर है और दोनों वेक्टर का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो ए बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। अब मैं यहां से क्या करूंगा, जो यहां पे मैं एफ वेक्टर लिखा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे लिखते थे, E इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। तो यहां से मैं F को क्या लिख सकता हूं, E इंटू क्यू जीरो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, E क्यू जीरो इंटू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। वो क्या है, अभी वैसी है, डी एस वेक्टर वैसी है पूरा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें समझ में आई। अब यहां पे क्या है, ई डी एस क्या है, दोनों क्या है, यहां पे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ही है, अभी भी है स्केलर, अभी भी क्या है, ये दोनों स्केलर प्रोडक्ट ही है। तो मैं अब कैसे लिखूंगा इसको, वहां पे क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं नीचे में लिखता हूं। तो अब हम कैसे लिखेंगे, क्यू जीरो ई कॉस थीटा डीएस, कॉस थीटा डीएस। तो हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि क्या है, अभी भी ये दोनों क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, विजिबल है, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है, ई जीरो ई कॉस थीटा डीएस। तो हमारे पास वर्क डन की दो इक्वेशन आई, कौन कौन सी, माइनस क्यू जीरो डीवी, एक ये इक्वेशन आई, दूसरी कौन सी आई, ये दोनों, और दोनों वर्क डन क्या होंगे, लगभग सेम होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यदि मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों वर्क डन आपको समझ में आया कैसे आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते, ठीक है। तो आप पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नीचे वाली इक्वेशन है ई जीरो ई कॉस थीटा डीएस, दोनों वर्क डन हमें समझ में आया, कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 और 2 क्या है, दोनों वर्क डन ही है, ठीक है। दोनों को इक्वेट करते हैं अब, तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, माइनस क्यू जीरो डीवी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था जिसको हमने माइनस लिखा है, दूसरा आएगा क्यू जीरो ई कॉस थीटा डीएस। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, तो क्यू जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यहां पे मैं सिर्फ ई कॉस थीटा की वैल्यू देखूं, और कॉस क्या है, कॉस थीटा भी होगा यहां, ओके, अच्छे से लिख देते हैं, कॉस थीटा होगा डीएस, ठीक है। अब यदि यहां से मैं ई कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, ई कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डीएस, ठीक है। ये डीएस क्या है हमारा, जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का ही डिस्टेंस है। अब देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, कैसे भी चार्ज को मूव करा सकते हैं हम एक से दूसरे सरफेस में। तो सिंपल ये क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो यहां से हमारा निकल जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं, since E cos theta is component of electric field, ई कॉस थीटा क्या है, एक कंपोनेंट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं देखूं तो एक यदि डी एस के साथ में देखूं तो ई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, एक उसका कंपोनेंट बन जाएगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक ऊपर वाला कंपोनेंट भी होगा, तो वो एक हिस्सा है। ई कॉस थीटा क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हिस्सा है। इस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस, इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसीलिए अब जब ये क्या है, एक प्रकार का उसका कंपोनेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं पता है, हम लिख सकते हैं एक कंपोनेंट है वो, मतलब क्या है, वो इसके साथ तो वेरी कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या होगा, वो और भी वेरी करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मालूम, माइनस डो वी बाई डो एस लिखेंगे उसको, बिल्कुल, डो वी बाई डो
एस लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, वो पार्शियली वेरी कर रहा है। जब हम डी लिखते हैं ना कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये डेफिनेट दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, मतलब एकदम परफेक्ट डिफरेंस है, मतलब वो पूरा सिर्फ इसी के साथ वेरी कर रहा है, डी लिखने का मतलब होता है। मगर जब हम ये ऐसा डो बना देते हैं, डो का साइन बताते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पार्शियली वेरी कर रहा है। मतलब डी एस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो होगी, मगर वो पार्शियली चेंज होगी, मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। तो यहां से हमारा डो लिखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी तो कर रही है डीएस डायरेक्शन में, मगर वो क्या कर रही है, पार्शियली वेरी कर रही है, उसका कुछ हिस्सा वेरी कर रहा है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एस। इसको हम क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। मतलब ऐसा, इसका ये जो साइन है इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। कोई भी चीज पार्शियली वेरी कर रही है, मतलब एक डायरेक्शन, ये इसको यदि मैं x मान लूं तो वो y में भी वेरी करेगी, z में भी वेरी करेगी। दिख ही रही है, टेढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे सिर्फ पार्शियली वेरी कर रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ये एक प्रकार का क्या है, कंपोनेंट है। मतलब इसके सारे कंपोनेंट होंगे x y और z में भी, क्योंकि ये तो सिर्फ पार्शियली वेरी कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ इफ ex कॉमा ey कॉमा Ez, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, उसके कंपोनेंट्स है अलग अलग डायरेक्शन में, आर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, ई उसके बाद वेक्टर साइन एट एक्स कॉमा वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक हमारा एक्स में वेरी करने का हो गया। पूरा हम टोटल लेंगे तो हमें सबका लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड तीनों का लेना पड़ेगा। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आएगी बताओ, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई इक्वल टू, तीनों में पार्शियली वो वेरी करेगा, मतलब ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। मतलब क्या होगा, तीनों के यूनिट वेक्टर के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक पार्शियली वेरी कर रही, तो वो क्या होगी, तीनों में क्या करेगी, वेरी करेगी। और यदि यहां से मैं लिखूं ई एक्स क्या होगा, तो ई एक्स क्या होगा, माइनस डो वी बाई डो एक्स। ठीक है, ऐसी सेम क्या होगा सारा, ई वाई भी क्या होगा, माइनस डो वी बाय डो वाई, और ई जेड क्या होगा, माइनस डो वी बाई डो जेड। क्या करेगी, वो तीनों में वेरी करेगी। अब यदि हम इसको जोड़ के लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सम करके लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, यदि हम पूरा सम करके लिखेंगे तो, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को रब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब उसका तीनों कंपोनेंट, तो ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे सिंपली। तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन देखते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। हमने जो एक निकाला माइनस डीवी बाई डीएस, वो तो हमारा रहेगा ही, और वही हमारा क्या है, एब्सोल्यूट चीज है, जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो टोटल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जो क्या हो रही है, हर जगह में वेरी कर रही है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे, डो वी बाई डो एक्स आई कैप, प्लस माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है, डो वाई जे कैप प्लस डो वी बाई डो जेड के कैप। ठीक है, मतलब तीनों में पार्शियली वेरी कर रही, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सबको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूरे किसमें, ये पूरे 3 डायमेंशन में। ठीक है, नॉर्मली देखें हम, फॉर सिंपल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी,
सिंपल सिचुएशन के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एस, ऐसा लिख सकते हैं। डेल लिखे या डी लिखे सेम हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशन, किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। यहां पे क्या है, जो डेल वी बाई डेल एस टर्म है ये क्या है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया, इससे दोनों के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। डीएस क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। इसी रिलेशन को हमने प्रीवियसली यूज किया था, इसी को हमने क्या किया था, प्रीवियसली यूज किया था, डी आर लिख के। सेम चीज लिख सकते हैं, यहां पे डी आर हम क्या ले रहे थे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ले रहे थे प्रीवियसली, मगर डीएस दोनों क्या होगा, सेम चीज होगा। बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, पूरा कंक्लूजन देख सकते हैं इस पूरे डेरिवेशन का। अब माइनस साइन आया है बीच में टर्म में, हमने देखा है माइनस डीवी बाई डीएस होता है। तो क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब क्या दिखाता है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, जहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है इंफिनिटी तक, और जब मैं अंदर आते जाता हूं तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो E है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी में यहां पे लिखा गया है, बोल्ड है यहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा माइनस साइन लगा है, और इसलिए हम उसको कंपनसेट कर रहे थे प्रीवियसली। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएस, और ये क्या होता है, जो डीवी बाई डीएस ही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यहां पे मॉड का मतलब ये है कि आप नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं बात करूं। और नेगेटिव साइन तो यूज करना ही पड़ेगा, जब भी हम रिलेशन यूज करेंगे, इसको भी पॉजिटिव रखेंगे, इसको भी पॉजिटिव करेंगे, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, ये एक प्रकार का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहां से क्या देख सकते हैं, फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, एकदम स्टीपली क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये इसकी मेन कंक्लूजन। सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड यदि हम देखें, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हमने डीएस लिया था वो एक प्रकार का क्या था, यूनिट डिस्टेंस ही था। यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट, नॉर्मल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, दो कंक्लूजन हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ओरिजिनल जो हमारा रिलेशन है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएस, ये हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा डिराइव हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से हमें और समझ में आ जाएगा कि वहां पे कैसे हम नेगेटिव रहता है तो कैसे हम यूज करते हैं। नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग ए नेगेटिव, एक स्मॉल पार्टिकल है जो क्या है, जिसका चार्ज क्या बोल रहा है, नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव है, इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स। एक चार्ज है जो नेगेटिव है और उसको ना दो प्लेट्स के बीच में क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए, मतलब ये फंसा हुआ है इक्विलिब्रियम में, ऊपर नीचे हिल नहीं रहा और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, वो दोनों प्लेट क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी में, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये दोनों प्लेट कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी में। यहां पे एक चार्ज है जो नेगेटिव है और ये क्या है, सस्पेंडेड है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3000 वोल्ट्स का है अक्रॉस देम। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, हमें क्या करना है, ये जो पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज है इसका हमें मास निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मास निकालने बोला है हमें तो फोर्स यूज होगी और F इजिकल टू ma भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। क्या दिया है हमें, नेगेटिव चार्ज दिया है तो हमें Q दिया है कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स दिया है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब एक प्रकार का क्या होगा, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस होगा, तो मैं इसको dr लिख देता हूं। और कितना दिया है वो, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है हमें, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है dv,
और वो कितना है 3000 वोल्ट। ओके, ये भी हो गया। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, एम निकालना है, मतलब जो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसका हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी होगी ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी माइनस डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज करेंगे हम। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, कितना दिया है वोल्टेज 3000, और डिस्टेंस कितना है उसके बीच का 5 इंटू 10⁻⁻², यही है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसमें। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 5 दिख रहा है कि 5 कट जाएगा और 6 से 5 1 जा और 5 6 जा 30, 600 इंटू 10⁻, क्या रहेगा 10⁻² रहेगा जी, मैं उसको उल्टा कर दूं तो 600 इंटू 10⁻², ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻⁴, यही आएगा, और माइनस साइन क्योंकि माइनस भी है यहां पे, तो -6 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। अब ये क्या है यहां पे, तो इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट पर मीटर, यहां पे जो हमने निकाला है ई, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ओके, अब क्या है, पार्टिकल क्या है सस्पेंडेड है, बोल रहे हैं कहां लिखा था, हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो हिल नहीं रहा है, मतलब दोनों फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और जो फोर्स नॉर्मल होगी जो चार्ज लगा रहा होगा वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पार्टिकल सस्पेंडेड है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ क्या होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है हमारा F = ma, और सस्पेंडेड है ग्रेविटी में है तो हम यहां क्या लिखेंगे mg लिखेंगे, एक प्रकार का वेट की फोर्स उसकी, वो किसके बराबर होगा, उसका वेट बराबर होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको लगा रही है, क्योंकि वो सस्पेंडेड है। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q0 इंटू ई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है F/Q0 होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से मेरे को m निकालना है, तो m क्या होगा Q0 E/G होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, Q0 क्या है नेगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई भी क्या है हमारा नेगेटिव आया, -6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय जी, जी होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8। तो यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं m कितना आएगा, मैंने भी सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व करके देखेंगे, एकदम एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। m आएगा हमारा 9.79 इंटू 10⁻⁻16 kg, ये क्या आ जाएगा हमारा मास, जो हमें क्या बोला है वो कैलकुलेट करने बोला है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 9.76, पॉइंट अच्छे से बना देता हूं मैं, 9.76। ठीक है, विजिबल है, तो ये क्या आ गया हमारा 10⁻⁻16 kg हमारा मास आ गया, जो हमें निकालने बोला था, पार्टिकल का मास निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया, आप पॉज करके कभी भी नोट कर सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है, तो सेम जैसे हमने देखा 3D के लिए हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को, जब हम देख रहे थे तो उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। The electric potential in the region is represented by, हमें एक इक्वेशन दी है, V = 2x + 3y - z, obtain expression for electric field strength, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन देना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है किसी एक पॉइंट पे, जो क्या है 2x + 3y - z दिया गया है। ओके, अब हम जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़े हैं तो वहां पे हम रिलेशन डिराइव कर दिए हैं, क्या E = माइनस ब्रैकेट में क्या होता है del v बाय del x I कैप प्लस del v बाय del y, दो बोलूं या del बोल दूं, j कैप प्लस del v बाय del z, इसको आप दो भी बोल सकते हैं या डेल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना सही है। तो ये क्या आता है हमारा एक्सप्रेशन आता है, माइनस साइन क्या रहता है बाहर रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, del v बाय del y,
या मैं बोलूं डो वी बाय डो एक्स, डो वी बाय डो एक्स निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो साइन है ये क्या शो करता है, पार्शियल डिफरेंस, मतलब ये v में v x में पार्शियली वेरी कर रहा है, यहां पे v x में पार्शियली वेरी कर रहा है, v y में पार्शियली वेरी कर रहा है, z में पार्शियली वेरी कर रहा है, सबको जोड़ दिए तो हमें पूरा 3D में पता चल रहा है कि वो पूरे 3 डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है। तो डो वी बाई डो एक्स निकालते हैं या डेल वी बोले, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करते हैं। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं, जब मैं एक में कर रहा हूं तो d बाई डी एक्स ही करूंगा मैं, किसका, 2x, क्या इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y माइनस जेड। अब डिफरेंशिएशन देखते हैं तो y और z का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो होके हट जाएगी, प्लस में है 2x का बस होगा, और सिर्फ कितना आएगा, x हट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सिर्फ आएगा हमारा 2। दूसरा देखते हैं, डो v बाई डो y, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ये एक प्रकार का डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, d बाई डी वाई, और किसका करेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस z का। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, x और z वाले चले जाएंगे क्योंकि वो 0 हो जाएंगे, 3y का बस होगा, और y क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ कितना आएगा, यहां पे 3 आएगा। तीसरा निकालते हैं, डो v बाई डो z, इसका हम निकालेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ही करेंगे z के, तो 2x प्लस 3y माइनस z। तो यहां से क्या होगा, दोनों दिख रहा है बिल्कुल, प्लस वाला y और x हट जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या है, माइनस z, तो मतलब इसका मतलब z के पास क्या है, -1 है, तो सिर्फ यहां पे क्या आएगा मेरा, -1 आएगा। तो तीनों की मेरे को वैल्यू मिल गई, अब मैं तीनों की वैल्यू को क्या करूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो E इज इक्वल टू क्या, माइनस, अभी माइनस बाहर ही रखता हूं मैं, फर्स्ट कितना आया था मेरा 2i कैप, फिर दूसरा भी प्लस है, प्लस 3j कैप, इसकी वैल्यू, फिर बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो मैं अब क्या लिखूंगा, यहां पे माइनस लिख दूंगा, -1 और क्या आएगा, k कैप, -1 k कैप, या मैं सिर्फ लिखूं k भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते होंगे, यहां पे इसको मैं रब करता हूं, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम माइनस साइन अंदर दे देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो ये क्या आ गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन आ गया, और यही चीज हमें क्या बोली है, कैलकुलेट करने के लिए हमें पूछा गया है, तो आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 10 न्यूटन बाई कूलम एज शोन इन द फिगर, और क्या दिया हुआ है, हमें फिगर में दिया गया है, ठीक है, न्यूटन बाई कूलम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1, अब हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऊपर आ गया है, क्वेश्चन में -1 था, मैंने स्लैश भी डाल दिया, तो सिर्फ न्यूटन बाई कूलम होगा, -1 नहीं होगा, एज शोन इन दी फिगर दी गई है, फाइंड VA माइनस VB और VB माइनस VC। ओके, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, कैसा डायग्राम गिवन है क्वेश्चन का, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, और अभी हमने जो एक केस पढ़ा था, डिफरेंट केस, जिसमें हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम देखा था, वो केस क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा, और यहां पे 3 ठोक पॉइंट्स दिए गए हैं, यहां पे ये A पॉइंट, B पॉइंट यहां पे, और अच्छे से बना लेते हैं, ये B पॉइंट और यहां पे C पॉइंट, B और C, और ये क्या है, ऐसा जुड़े हुए हैं एक प्रकार का ट्रायंगल के फॉर्म में। ओके, ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब हमें यहीं पे बोला है वो इस क्वेश्चन में कि VA माइनस VB निकालो और VB माइनस VC निकालो। तो यहां से हम ये चीज देख सकते हैं, हमने अभी केसेस में पढ़ा है कि जरूर इस तरफ सोर्स होगा, और जब इस तरफ सोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है, तो बी पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ए पे क्या होगा, बराबर, और सी में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो फर्स्ट वाला हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट हमें क्या, और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो ठीक है, बिल्कुल गिवन लिखना रूल है और इसको फॉलो करेंगे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है हमें, E इज इक्वल टू 10 न्यूटन बाई कूलम की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ओके, तो अब हम यहां से देखते हैं फर्स्ट,
फर्स्ट हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ ही सोर्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है। तो यहां से क्या होगा, VB जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा VA से। इसका मतलब यदि मैं VA माइनस VB निकालता हूं तो मेरा आएगा क्या, नेगेटिव आएगा। जो मेरा आएगा मतलब जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि VB बड़ा है VA से और VA माइनस VB मेरे को निकालना है। ठीक है, तो यहां से मेरे को आइडिया मिलता है कि क्या आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, E इज इक्वल टू किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डिस्टेंस। अब मेरे को क्या रखना है, यहां पे डिस्टेंस रखना है और मैं डिस्टेंस लिखूंगा D A से B तक का। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कौन सा रखूंगा। हाँ, क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है सबके बीच का। ये जो तीनों पॉइंट्स है मैंने लिखना भूल गया, 2 मीटर सबका गिवन है, तो जब जरूरत पड़ी तभी लिख दिया। ये जो तीनों के बीच का क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर। तो अभी हमें क्या करना है, DAB निकालना है। तो DAB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये टेढ़ा डिस्टेंस नहीं होगा, वो ये वाला डिस्टेंस होगा DAB, मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स इस तरफ है तो ऐसा डिस्टेंस पे पोटेंशियल वेरी करेगा, और ये वाला A, यहां से ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना मेरा, ये डिस्टेंस होगा मेरा DAB। ओके, तो मेरे को आधा डिस्टेंस निकालना है लगभग, मतलब बोल सके तो आधा या जो भी आधा ही होगा, क्योंकि क्या है, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है। तो अब जब तीनों साइड सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों साइड 2-2 मीटर के हैं, तो इसका मतलब यदि मैं एंगल यहां पे लूं थीटा, और ये थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहां पे थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये 2 है और मैं 2 को ऐसे ले लेता हूं, 2 cos थीटा देखता हूं, क्योंकि इसका मैं यदि कंपोनेंट सॉल्व करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट cos का होगा, ऐसे स्ट्रेट वाला कंपोनेंट sin का होगा। तो ये DAB इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, DAB इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 cos और थीटा कितना होगा मेरा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है तीनों साइड उसके सेम है, तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, तो 2 cos 60 डिग्री होगा। इसका मतलब 2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, DAB मेरा कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा यहां से। तो यहां पे DAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे को कितना दिया है, 10 गिवन है। ठीक है, नीचे मेरे को पता चल गया DAB कितना आएगा मेरा, 1 मीटर आएगा। ऊपर में क्या है, डेल V लिखना है, और मेरे को यह क्या है, ये ऑलरेडी उल्टा है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, VA माइनस VB आ जाएगा। क्योंकि ऐसा ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ऐसे सॉल्व करते हैं, हायर से लोअर तक, तो सही बैठेगा वो यहां पे, और आंसर भी क्या आएगा, एकदम माइनस आएगा। आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या रहता है, माइनस डेल V और VA माइनस VB। ओके, सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया, माइनस VA 10 आ जाएगा यहां से दोनों का, और माइनस साइन भी वहां दे देंगे, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, -10। VA माइनस VB आ जाएगा हमारा -10, और क्या आ जाएगी, यूनिट्स क्या होगी इसकी, वोल्ट। क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि वो माइनस में ही आएगा, और ये माइनस साइन जो यहां का है हम उसको क्या दे देंगे, यहां पे दे देंगे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि VA माइनस VB माइनस में आना चाहिए, तो आ गया हमारा। तो फर्स्ट आंसर निकल गया हमारा। सेकंड देखते हैं, तो इसको रब करते हैं, आप VB माइनस VC देखते हैं। तो डायग्राम से हम ये चीज समझ सकते हैं कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, C का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है, तो यहां पे ज्यादा होगा। तो यदि मैं यहां से देखूं तो बोलूंगा कि VB बड़ा होगा किससे, VC से, मतलब VB माइनस VC क्या आएगा, VB माइनस VC मेरा पॉजिटिव आएगा, यहां से मैं बता सकता हूं ये चीज देख के। ओके, तो अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस में लिखूंगा DBC, और वो कितना होगा, गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर, तो डिस्टेंस होगा मेरा 2 मीटर। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई DBC, दोनों के बीच का क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। ओके, अब यहां पे मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं, यहां पे 10 गिवन है, और यहां पे क्या रहेगा, माइनस, और कैसा रहता है वो, उल्टा रहता है, VC माइनस VB रहता है, बिल्कुल यहां पे उल्टा रहता है, तो क्या होगा, VC माइनस VB रहेगा ओरिजिनल फॉर्मूले, क्योंकि वो कम वाले से लोअर माइनस होता है। नीचे में क्या है मेरा, 2 मीटर तो है ही, तो जब मैं यहां पे माइनस साइन अंदर में दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस VC प्लस VB, यहां पे 10 है
और नीचे में मेरा 2 है, तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 10 2 20, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं VB माइनस VC, तो मेरा आ गया। तो VB माइनस VC मेरा कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया मेरा सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम एंड करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की। मतलब जब दो चार्जेस हैं और उनके बीच में लार्ज सेपरेशन है, जब हम उनको लेके आएंगे उन दोनों चार्जेस के कारण हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे पूरे सिस्टम की। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।